नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यायपालिका चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। तो यह वीडियो जो है न केवल 11 क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसलिए दोनों दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का ढांचा है, हमारा जो न्यायपालिका का जुडिशियरी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एकल है, दोहरा है, तिहरा है या फिर कोई ढांचा ही नहीं है। तो साथियों, हमारे देश में न्यायपालिका का जो ढांचा है वह एकल है। एकल है कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एक कोर्ट सुना देता है कोई भी फैसला, कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, वो पूरे देश के लिए एक रिकॉर्ड बनता है, वो पूरे देश के लिए मान्य होता है। इसलिए न्यायपालिका ऐसा नहीं कि झारखंड की न्यायपालिका अलग है और बिहार की न्यायपालिका अलग है और दिल्ली की न्यायपालिका अलग है, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश की न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है, एक तरह की है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। तो साथियों, प्रस्तावना पढ़ते हैं तो किस न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, थोड़ा याद करके बताइए। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो साथियों, जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करते हैं, धार्मिक न्याय की बात नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय की व्याख्या जो है वो हमारे प्रस्तावना में नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, VVI है, कंपटीशन के दृष्टि से भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कब मांगता है? जब उनके पास कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है विधि से या संविधान से संबंधित, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपना जो है एडवाइस मांग सकता है। यह अलग बात है कि वो उसको माने या ना माने। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141 या अनुच्छेद 143। तो साथियों, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान का इंटरप्रिटेशन, कि संविधान तो एक किताब है, वो अपने से तो कुछ बोलता नहीं है, हर कोई उसका अर्थ अपने फ़ायदे के लिए लगाता है, लेकिन उसका अंतिम जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, महान न्यायवादी जिसको कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को है। किसने कहा कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो सभ्य समाज, एक सिविल सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की कल्पना न्यायपालिका के बिना नहीं की जा सकती। किसने कहा? मैरियट ने, गार्नर ने, ब्राइस ने या JS वर्मा ने। तो साथियों, यह कथन जो है वो महान राजनीतिज्ञ गार्नर की है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 18, 25 या 24। तो साथियों, अभी जो है उच्च न्यायालय की संख्या हमारे देश में 25 है। आप कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि किन किन राज्यों में अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का खंडपीठ, महान न्यायवादी जिसे कि हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, या महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। कौन देता है राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह? तो साथियों, राज्य सरकार को कानूनी मामला में सलाह जो है वो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता देता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्र सरकार को कानूनी सलाह जो है वो कौन सा अधिकारी देता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, वह राज्य के विधानमंडलों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? पटना उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या कोलकाता उच्च न्यायालय। तो साथियों, भारत का सबसे प्राचीन, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उनकी राजधानी जो थी वो कोलकाता थी, इसलिए कोलकाता में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना
1862 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट एज उसका क्या है? 62 ईयर्स, 70 ईयर्स, 65 ईयर्स या 60 ईयर? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 ईयर्स है। यह अलग बात है कि अब ये न्यायाधीश मांग कर रहे हैं कि जब एक वकील 70-75 साल तक कानून की प्रैक्टिस कर सकता है तो न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज है वो अभी 70 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान में 65 ईयर्स है। आपको बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट एज क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो की किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा का वर्णन किया गया है? मैकियावेली में, द रिपब्लिक में, द प्रिंस में या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? तो साथियों, द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा का वर्णन रिपब्लिक पुस्तक में है। वैसे द प्रिंस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो प्लेटो की पुस्तक है भी नहीं, यहाँ एकमात्र पुस्तक द रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक जो है उसमें न्याय की अवधारणा की गई है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। कहाँ है? दुमका में, रांची में, हजारीबाग में या जमशेदपुर में? तो साथियों, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है। यह अलग बात है कि उसका एक बेंच दूसरे जगह खोलने की बात हो रही है। वो कहाँ खोलने की बात हो रही है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनहित याचिका के जनक किसे माने जाते हैं? जनहित याचिका आप लोग बहुत सुनते होंगे, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके फादर कौन माने जाते हैं? न्यायमूर्ति MC महाजन, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति K सुब्बाराव या न्यायमूर्ति MS सीकरी? तो साथियों, जनहित याचिका PIL के फादर जो हैं वो जस्टिस PN भगवती माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ही दिए गए फैसलों को फिर से विचार कर सकता है, फिर से उसे करेक्ट कर सकता है। तो यह शक्ति किसे प्राप्त है? सभी न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, या उच्च या उच्चतम न्यायालय को, या राष्ट्रपति को? तो गलती से मैंने व्याख्या में ही बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू का शक्ति किसे प्राप्त है। आपको तो मालूम ही होगा कि यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। साथ ही आपको बताना होगा कि ये जुडिशियल रिव्यू किस देश से हमारे देश में यह परंपरा आई है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र रिजाइनेशन लेटर किसको देते हैं? राज्यपाल को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को? तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसा सुनने में लगेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते होंगे या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते होंगे, लेकिन नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना रिजाइनेशन लेटर जो है, त्यागपत्र, वो राष्ट्रपति के नाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में कौन सा उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है? राजनीतिक अधिकार क्षेत्र, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र या अभिलेख न्यायालय? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है, रिकॉर्ड कोर्ट भी, अर्थात उसके दिए गए फैसले पूरे इंडिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं। अपीलीय अधिकार, यहाँ पर सबसे लास्ट अपील जो है हम लोग कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के से शुरू ही होते हैं। तो इसमें कौन सा अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो वह है राजनीतिक अधिकार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, जिन विवादों का प्रारंभ ही सर्वोच्च न्यायालय में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, जिस विवादों का प्रारंभ ही सर्वोच्च न्यायालय में होता है उसे क्या कहा जाता है? जनहित याचिका, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन के व्याख्या में बता दिया है कि जिन विवादों का, बड़े बड़े विवाद जैसे केंद्र राज्य के बीच विवाद या दो राज्यों के बीच विवाद, इन सारे विवादों का जो है प्रारंभ ही सर्वोच्च न्यायालय में होता है, इसलिए यह इनका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से पद पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में कौन पद संभालता है राष्ट्रपति का? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी राज्य के राज्यपाल? तो साथियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
दोनों का पद रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के चेयर पर बैठते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो साथियों, ऐसे सभी बड़े नियुक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा बी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने 11 के साथियों को, अपने कंपटीशन करने वाले साथियों को शेयर करें, और आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।